खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन ये भी दूर है। इसीलिए कोरोना से डरना और बचना जरूरी है। और जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें तो डबल सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भले ही हो गए हों, लेकिन कोरोना ने उनका पीछा छोड़ा नहीं है। जी हां, स्वस्थ होने के बाद भी पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस और कोरोना संक्रमण दोबारा होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए कोरोना को लेकर जरूरी सावधानियां बरतना जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर MS कंवर और संक्रमण रोग एक्सपर्ट डॉक्टर ओम श्रीवास्तव। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास चर्चा में। और यहां दरअसल जिस पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर रही हूं वो लंग फाइब्रोसिस की है। और डॉक्टर कंवर, कई सारी रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, लेकिन फिलहाल की जो रिपोर्ट सामने आई है जहां पे लंग फाइब्रोसिस का खतरा जो है वो अधिकतर पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस में पाया गया है। और डॉक्टर्स ने तो एक खास वर्ड यहां पर यूज किया है, सुनामी ऑफ लंग फाइब्रोसिस। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस होंगे यहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे अभी तक, क्योंकि लोग कोरोना से ही जूझ रहे हैं। लेकिन जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस को लेकर भी बहुत सारे एहतियात बरतने चाहिए। और इसमें जब लंग फाइब्रोसिस का नाम आ जाता है, किस तरह की बीमारी है ये और कोरोना होने के बाद कैसे आप ज्यादा इसके इन्फेक्शन के लिए वो हो जाते हैं, आपको ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। देखिए, लंग फाइब्रोसिस जो है एक कॉम्प्लिकेशन उन केसेस में ज़्यादा होती है जिनमें कोविड निमोनिया हो के हटाओ, जिनमें क्लासिकल ज़्यादा निमोनिक चेंजेस ना हो, हल्के फुल्के ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज रही हों, उनमें लंग फाइब्रोसिस के इतने चांसेस नहीं होते। लेकिन जितना CT स्कोर ज़्यादा हो, जितनी डेंसिटी बढ़ती चली जाए, जिनमें हम कहते हैं क्रेजी पेविंग पैटर्न शुरू हो गया या ARDS की चेंजेस शुरू हो गई, उस सिचुएशन में लंग फाइब्रोसिस की पॉसिबिलिटी बढ़ती ही है। और कोविड में ये देखा गया है कि बहुत जल्दी लंग फाइब्रोसिस होता है। देखिए, SARS-CoV-1 के टाइम पे 2003 में भी फाइब्रोसिस हुआ था, जो कि बड़े बड़े सालों तक, 15 साल तक भी 4-5% केसेस में फाइब्रोसिस देखा गया था। मर्स में, MERS में, मिडल ईस्ट वायरस में भी फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा रहा और काफ़ी देर तक देखने को मिला था। यही चीज़ CoV-2 में भी दिख रही है। और इसके रीजंस हैं, जब पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में चला जाता है, बहुत ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसमें हमें हाई एयरवे प्रेशर भी देने पड़ जाते हैं वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ जाती है, उसकी टॉक्सिसिटी होती है, कई ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होती है, और इनहेरेंटली डिजीज़ ही उसको फाइब्रोब्लास्ट इतनी जल्दी से जनरेट कर रही होती है और वहाँ पे थिकनिंग शुरू हो जाती है कि उसको इट बिकम्स ए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। अब ये प्रोलिफरेटिव डिजीज नहीं होती, जैसे हम IPF कहते हैं कि डिजीज बढ़ती चली जाएगी, ये फर्क चीज़ है। कोविड में ये नहीं होगा कि लंग फाइब्रोसिस एक बार हो गया तो वो प्रोग्रेसिव है, नहीं, ये प्रॉबेबली धीरे 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 कम होगा ओवर मंथ्स, प्रॉबेबली 3 मंथ्स, ओवर 6 मंथ्स। हम क्या कर रहे हैं, 3 से 6 महीने के बाद में CT स्कैन, जिन केसेस में फाइब्रोसिस रह चुका उनमें हम CT स्कैन दोबारा देख के ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि क्या डिजीज़ थोड़ी सी कम हुई, थोड़ा सा फाइब्रोसिस कम हुआ, लंग फंक्शन इंप्रूव हुआ, 6 मिनट वॉक टेस्ट करा के देखते हैं उसमें कितना फर्क पड़ रहा है, लंग की डिस्टेंसिबिलिटी क्या है, एयरवे फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ हम देखते हैं असेस करने के लिए कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कैसे चल रहे हैं। लेकिन दिस इज़ क्लियर, और ये हर जगह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं दुनिया में कि लंग फाइब्रोसिस इज गोइंग टू बी देयर। कितनी देर चलेगा, इट्स ए नोवल डिजीज, हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा कि कम होगा कि रुका रहेगा।
इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर कंवर, बहुत अनप्रेडिक्टेबल वायरस है ये, अभी भी इस पर अध्ययन हो रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके इम्पैक्ट पर अध्ययन हो रहा है। मुझे ये समझना है अब ऐसे में आपकी इम्यूनिटी को किस हद तक ये वायरस ब्रेक करता है, जिससे अगर आपके पास हेल्थ इश्यूज है, अगर आप उससे गुजर रहे हैं, तो आपका जो सिनेरियो है हेल्थ इश्यूज को लेकर, आपकी ओवरऑल हेल्थी लाइफस्टाइल को लेकर, वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। हो चुकी है ऑलरेडी। इम्यून सिस्टम हैज बीन शेकन अप एनीवे। लॉन्ग टर्म जब परसिस्टेंट सिम्टम्स जो हमारे पेशेंट्स हमें कह रहे हैं, और वही चीज मार्च अप्रैल में रोम से सबसे पहले जनरेट हुई थी बड़ी एक अच्छी स्टडी में, उसके बाद में एक साउथ मीड हॉस्पिटल ब्रिटेन से भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी, फिर इटली से भी आई थी। वही चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फटीग, ब्रेथलेसनेस, परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ स्मेल वगैरह तो वापस आ जाती है, लेकिन जॉइंट पेन्स, कई मायल्जिया, मसल एक्स, कई लोगों को 6 महीने बाद भी ये सिम्टम्स अभी तक चल रहे हैं। वो कहते हैं वी आर नॉट नॉर्मल। वो उनको नॉर्मल लाइफ जो होती थी उनकी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। Now this is an immunological shake-up of some sort. Now इसमें ये सोचने वाली बातें हैं कि ये हो क्यों रहा है, इतना लंबा क्यों हो रहा है। After all, it is not a cytokine storm in a different form, क्योंकि cytokine storm होता है एकदम से आग लगा के चला जाता है, उसमें हम पेशेंट को सेव करने के लिए सब कुछ करते हैं जो भी ICUs में करते हैं, लेकिन is there a chronic inflammatory process which is going on, जो कि हमारी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास टेस्टिंग है, चाहे IL-6 है, चाहे CRP है, हम फेरेटिन्स देख रहे हैं, हम LDH देख रहे हैं, ये हमारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिटेक्ट प्रॉबेबली नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉबेबली देयर इज सम लो ग्रेड इन्फॉर्मेशन विच इज गोइंग ऑन अराउंड द बॉडी इन द टिश्यूज। हम लंग्स में तो झट से CT स्कैन करके देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स के फंक्शंस को असेस करना उतना आसान नहीं होता। उनके पैरामीटर्स बिगड़ेंगे, किस लेवल पे जाके बिगड़ेंगे, फिर आप डिटेक्शन वाली सिचुएशन में आओगे, या टिश्यू में क्या हो रहा है। हमारी बॉडी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो हो रहा है हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो उनके लिए वो टेस्टिंग ही नहीं है, बट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो सम डिग्री ऑफ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इज ऑन, या इट इज ए हाइटेंड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि चल रहा है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट को भुगतने पड़ रहे हैं। सो देयर इज एन इम्यूनोलॉजिकल शेकअप, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो यहाँ पर क्लियरली वैक्सीन पर आप डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते, लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, अब किन किन सिम्टम्स के तहत उन्हें किस तरह के टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि जिन पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे हैं वो आपको ना हो। ये बारीकी समझेंगे हमारे पैनलिस्टों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा, और हमारे दोनों ही मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर कंवर, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि जिन भी लोगों को कोरोना हो चुका है, अब एहतियातन, ताकि पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन से वो बचे रहें, उनको जल्दी इसके सिम्टम समझ में आ जाए और इलाज शुरू हो जाए, इसको लेके किस किस तरह के टेस्ट या डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, इस पर हमें गाइड करें। जब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं, या जब पेशेंट हमें लगता है कि ठीक हो रहा है, तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको कि ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब हम ऑलरेडी फाइब्रोसिस की बातें कर चुके हैं, हम ऑलरेडी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स की बात कर चुके हैं, मल्टी ऑर्गन की बात कर चुके हैं, सो आई विल नॉट रिपीट दैट। हमने जो नहीं बात किया कि अगर कार्डिक का बात नहीं किया कि कार्डिक इन्फ्लेमेशन भी होती है बहुत केसेस में, हार्ट मसल इन्फ्लेम हो जाता है जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। उसमें कई बार हार्ट रिदम ऊपर नीचे होती है, कई बार पल्स मिस होती है, रिदम खराब होती है, हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है बार बार। तो ये इससे अलावा कई बार पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह नहीं होती, तो हम पेशेंट्स को ये चीज़ें बता देते हैं कि अगर आपको इस तरह के फीचर्स हों, सिम्टम्स हों, या आप ये चीज़ फील करें, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए हमें। उस केस में हम कुछ देखना ये होता है कि कोई इको में कोई चेंजेस तो नहीं है, या कभी कभी हम कार्डियक MRI भी करते हैं, और एक प्रोकोएगुलेंट स्टेट देखने के लिए हम देखते हैं कि डी डाइमर
क्या है, ट्रोपोनिन आई क्या है, ये टेस्ट होते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि थोड़ी इन्फ्लेमेशन हार्ट में हो सकती है। सो ये चीज़ें हमें एक हाइपर कोएगुलेंट स्टेट परसिस्ट कर सकती है। कई बार हम देखते हैं कि डी डाइमर पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन डी डाइमर वैल्यूज अभी भी 500 से ऊपर चल रही हैं, 500-700 के ऊपर चल रही हैं। तो हमें ये मालूम है कि इस डिजीज में दो मेजर चीज़ें होती हैं, इन्फ्लेमेशन विच इज रैम्पेंट थ्रू आउट द बॉडी, एंड द सेकंड थिंग इज प्रोकोगुलेंट स्टेट, जिसमें कि हमारी ब्लड वेसल्स में बिल्कुल माइक्रोथ्रोम्बाई हो जाते हैं। हाँ। जो कि इतने छोटे छोटे होते हैं कि क्लॉगिंग वो एक मेजर तरीके से ऑर्गन को डिसफंक्शन ना करे, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मकसद इस पेशकश का यही है, बहुत खूबसूरती से डॉक्टर कंवर आपने समझाया किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कैसे आपको उनको जल्दी पकड़ में लाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आपको कोरोना हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको वापस से ये इन्फेक्शन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एहतियातन जो है प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। जो बेसिक प्रिकॉशंस है, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन रखना, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, ये सब आपको करना ही है, लेकिन साथ ही अपनी बॉडी में हो रहे बदलावों को भी आपको ट्रैक करना है। और जो भी सिम्टम आप आज डिस्कस हुए हैं, अगर वो आपको लगता है कि आपके शरीर में आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।